यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन। पिछला क्लास में हमने मेनली काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिजिक्स के जो बाकी ब्रांचेज है उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है इंटीग्रेशन का मतलब है ऐड करना। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है तो एक स्मॉल इंटरवल में हम उसको डिस्कस करते हैं और टोटल के लिए हम ऐड करते हैं। इस तरह से जो कंटिन्यूअसली वैरिंग फंक्शन, जो फंक्शन कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है उसको जो ऐड करते हैं, यही इंटीग्रेशन। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही सब एग्जाम्पल लेंगे जो हमने क्लास 9-10 में किया था। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो फिजिक्स के जो चैप्टर्स आएंगे तो ये यूज जो है आप रिलेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन यानी कि समिंग अप, एडिंग अप, जोड़ना। तो वर्क पावर एनर्जी से शुरू करते हैं। वर्क का जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, 9 में पढ़ा होगा इनफैक्ट। अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, कांस्टेंट फोर्स F अगर एक्ट करता है और डिस्प्लेसमेंट अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है तो वर्क जो है F इंटू एस। फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में, तो वर्क जो है F इंटू एस। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। इसमें कई रेस्ट्रिक्शन है। फोर्स कांस्टेंट, राइट, और डिस्प्लेसमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी डायरेक्शन को सेम रखते हैं, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। सपोज डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, बट फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। तब क्या करें? तब तो इसको यूज नहीं कर सकते, या फिर एवरेज यूज कर सकते हैं क्या? फिर एवरेज तो कई तरह का एवरेज हो जाता है। एक एवरेज होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, जो कि अर्थमेटिक मीन होता है। इस तरह कई तरह का एवरेज हो सकता है। तो एवरेज भी यूज करना गलत होगा, या फिर करें तो कौन सा एवरेज यूज करें? तो यहां फोर्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है यस। सो ड्यूरिंग मोशन इस जगह पर फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं F। यहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्कस करें, छोटा सा, जिसको कि हम सिंबल ds लिखते हैं। ds का मतलब वेरी स्मॉल, क्लोज टू जीरो। मैथमेटिकली इसको हम इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं। तो एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिस्कस करें तो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स को नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क हो जाता है F ds। मैं dw यूज किया, दिस इज नॉट द टोटल वर्क। ये इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क है उसके लिए मैंने यूज किया dw। सो अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में हम फोर्स को नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं, सो वर्क डन हो जाएगा F इंटू ds। कांस्टेंट फोर्स है, सो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा, टोटल वर्क के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। इस तरह का सभी स्मॉल वर्क्स जो है, जो छोटा छोटा वर्क सब है, ये सभी को ऐड करना पड़ेगा। और इस तरह जो ऐड करते हैं, कंटिन्यूअसली वेरिंग फंक्शन को जो ऐड करते हैं, इसे ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। दोनों साइड ऐड करते हैं। सो dw का इंटीग्रेशन, जो सब स्मॉल वर्क्स को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है, राइट, इक्वल टू F ds। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्स जो है वैरी कर रहा है इस तरह से। फोर्स जो है इस तरह से वैरी कर रहा है। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन जब डिस्प्लेसमेंट जो है S इक्वल टू 1 से लेकर S इक्वल टू 3 तक चेंज होता है। ऐसा यूनिट लेते हैं, ये न्यूटन है, ये मीटर, राइट। सो वर्क क्या हो जाएगा? F ds। F यानी कि 3s² माइनस 2 ds। S कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 1 से लेकर 3 तक। सो वर्क हो जाएगा 3s² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3s³ बाई 3, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2s, 1 से 3,
3 क्यूब यानी कि 27, 2 इंटू 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1, सो 3 क्यूब 27 प्लस 6 33 माइनस 3 30 जूल। तो आपने क्या देखा कि जब भी एक फंक्शन चेंज होता है और हमको टोटल चेंज चाहिए तो कोई एक जगह पर हम स्मॉल इंटरवल अगर डिस्कस करते हैं तो जो फंक्शन को हम नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, अगर करंट कांस्टेंट है, चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज गिवन बाय Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम। मान लेते हैं किसी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, करंट जो है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तो करंट भी फ्लक्चुएट करेगा, और करंट फ्लक्चुएट कर रहा है तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? ये जो फार्मूला है, इनफैक्ट सभी फार्मूला जो आपने 9-10 में पढ़ा हो वो कांस्टेंट फंक्शन के लिए, यहाँ हमारे लिए करंट कांस्टेंट है। अगर करंट वेरी कर रहा है तो मान लेते हैं कि करंट जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, करंट जो है 2t + 5 इस तरह से वेरी कर रहा है, समय के साथ ऐसा बदल रहा है। तो एट एनी टाइम t करंट का वैल्यू ये है 2t + 5। एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं t से लेकर t + dt में, जो इंटरवल है वो t + dt माइनस t यानी कि dt। ये छोटा सा इंटरवल है, हम करंट को नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं, और ये छोटा सा इंटरवल में जो चार्ज पास होगा, करंट, बिकॉज करंट को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, सो चार्ज पास होगा करंट इनटू टाइम। सो टोटल चार्ज मान लेते हैं हमें पूछा गया कितना चार्ज पास हुआ इन द इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड। इस इंटरवल में एक क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज कितना पास हो। तो हमने क्या किया, एट एनी टाइम t हमने पिकअप किया, एट एनी टाइम t करंट ये है, एक छोटा सा इंटरवल लेते इस dt का मतलब वेरी स्मॉल क्लोज टू 0, इतना छोटा इंटरवल में हम नियरली इसको कांस्टेंट ले रहे हैं, और अगर ये कांस्टेंट है तो चार्ज जो है करंट इनटू टाइम, यानी कि चार्ज जो है 2t + 5 इंटू dt। सो टोटल इस इंटरवल में कितना चार्ज पास हुआ थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ऐड करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट दोनों साइड करेंगे, ये आपका टोटल चार्ज हो गया 0 से लेकर q तक, और यहां पर आपने 2 से लेकर 5, सो ये टोटल चार्ज q हो गया। t का इंटीग्रेशन t²/2, 5 कांस्टेंट है, 5 का इंटीग्रेशन 5t, 2 से लेकर 5, पहले अपर लिमिट आएगा 5 × 5 25 प्लस 5 × 5 25 माइनस लोअर लिमिट आएगा 2² 4 प्लस 2 × 5 10 14। सो 25 प्लस 25 50, 50 माइनस 14 36। अगर ये SI यूनिट्स में है तो चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम। राइट, आपने देखा फंक्शन चेंज हो रहा है, हमने ऐड किया, सम अप किया, इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो एक वेसल है, राइट, एक वेसल में एक लिक्विड प्लेस है, और लिक्विड का जो हाइट है h, क्रॉस सेक्शन दिया गया है, इस क्रॉस सेक्शन जो है a। अगर हमें मास पूछा गया होता तो हम क्या लिखते हैं, मास होता वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल आमतौर पर रो लिखते हैं, तो मास वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, ये हो जाता मास, प्रोवाइडेड डेंसिटी कांस्टेंट। मान लेते हैं एक हेट्रोजेनियस लिक्विड है जहां पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है,
डेंसिटी बदला तो जो डेंसिटी जो जैसे जैसे जो भारी है वो नीचे रहता है, तो नीचे में डेंसिटी मान लेते हैं रो नॉट है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हाइट एच, यहाँ पर हाइट एच डेंसिटी कम होते जा रहा, माइनस के एच, के एक कॉन्स्टेंट, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, राइट। सो डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी सेम रहता तो मास हो जाता वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी बदल रहा है, तो जाहिर है कि नीचे जो है भारी होगा, नीचे का डेंसिटी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे डेंसिटी कम होगा। एटमॉस्फेयर में आपने देखा भी होगा, एटमॉस्फेयर में नीचे में डेंसिटी ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं तो एयर का जो है डेंसिटी कम हो जाता है। तो यहाँ हमने लिक्विड के लिए लिया है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका मास निकालने के लिए एट ए हाइट h, यहाँ पर इस जगह पर एक पतला सा लेयर ले लेते हैं, एक पतला सा लेयर DH ले लेते हैं। यहां पर डेंसिटी ये है, इस जगह पर डेंसिटी ये है, यहां एक पतला सा लेयर ले लिए, एक पतला सा लेयर ले लिए यहां से यहां तक, जिसका थिकनेस जो है DH, राइट। सो एक पतला सा लेयर एट ए हाइट h, एक पतला सा लेयर लिए जिसका थिकनेस जो है DH। बिकॉज ये बहुत पतला है, बहुत स्मॉल है, डेंसिटी को हम नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इस पोर्शन का मास हो जाएगा, इस पोर्शन का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, और उस पोर्शन का डेंसिटी, स्मॉल पोर्शन है, डेंसिटी नियरली कांस्टेंट, सो कितना रो नॉट माइनस के एच। टोटल मास के लिए निकालने के लिए इस तरह का सभी स्मॉल लेयर्स जो है उसको हम ऐड करेंगे, सभी लेयर्स, ये पूरा जो लिक्विड है इसको हम मान के चलेंगे कई स्मॉल लेयर से बना हुआ है, कई स्मॉल लेयर से बना हुआ, और सभी लेयर्स को हम ऐड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका m हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट्स लेते हैं, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कैपिटल H है, ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, रो नॉट माइनस के एच, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन कीजिए, ए रो नॉट का हो जाएगा रो नॉट H, और H का हो जाएगा h²/2, 0 से लेकर H तक। सो पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालने से रो नॉट H माइनस के h²/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 डालने से 0 आ जाएगा, तो ये मास, राइट। तो जैसे कैसे आपने देखा कि लास्ट 3 क्वेश्चन में जहाँ पर एक फंक्शन जो है कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है और हम ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, राइट। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। आप अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बात आप माइंड में डाल लीजिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिंग अप, समिंग अप। ये बात अगर आप माइंड में डाल लेंगे, और जो कुछ भी आपको 9-10 में पढ़ाया गया होगा उस सब में कांस्टेंट दिया होगा, कांस्टेंट फंक्शन दिया होगा। जब भी फंक्शन वेरी करता है, बदलता है, तो आप जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। आपको हीट में पढ़ाया गया होगा, हीट जो है आपका मास, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। सो कोई चीज गर्म होता है या ठंडा होता है तो चेंज इन हीट जो है, एक्सचेंज ऑफ हीट, मास, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो फार्मूला में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, लेकिन आमतौर पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं होता। पानी का स्पेसिफिक हीट आप लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, लेकिन 1 कैलोरी पूरा थ्रू आउट नहीं होता। इनफैक्ट कैलोरी का डेफिनेशन ये है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बट कौन सा 1 डिग्री सेंटीग्रेड? फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5। तो सब जगह 1 कैलोरी जरूरत नहीं पड़ता, अलग अलग होता।
तो स्पेसिफिक हीट जो है वो भी कांस्टेंट नहीं होता, वो टेम्परेचर के साथ बदलते रहता है। जाहिर है टेम्परेचर के साथ डेंसिटी बदल रहा है तो स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक हीट जो है वो बदल रहा है, स्पेसिफिक हीट है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। स्पेसिफिक हीट जो है आपका 2 थीटा प्लस 100। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है? हीट का यूनिट है जूल मास केजी, जूल पर केजी, टेम्परेचर केल्विन, ये यूनिट, राइट। और एक ऑब्जेक्ट को हम गर्म कर रहे हैं इस मटेरियल से, ये जो स्पेसिफिक हीट है जिस मटेरियल का, उस मटेरियल के एक ऑब्जेक्ट को लिए जिसका मास 2 kg, और इसको हम गर्म कर रहे हैं सपोज 100 केल्विन से लेकर 200 केल्विन तक। अब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक हीट बदल रहा है। स्पेसिफिक हीट अगर कांस्टेंट रहता तो हीट का ये फार्मूला हम सीधा डाल देते, ऐसा नहीं हो रहा, स्पेसिफिक हीट बदल रहा है। तो एट टेम्परेचर थीटा एक स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डी थीटा लेते हैं, एक स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। सो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक हीट को हम नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं। सो जो हीट एक्सचेंज हुआ उसको हम लिख सकते हैं मास, यानी कि 2 kg m c 2 थीटा प्लस 100 चेंज इन टेम्परेचर, बहुत स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हुआ, हेंस हमने स्पेसिफिक हीट को उस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर में कांस्टेंट लिया। सो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डी थीटा। अब टोटल हीट चेंज चाहिए बिटवीन 100 केल्विन से 200, चेंज इन टेम्परेचर 100 केल्विन से 200 केल्विन में, इसमें हमको चाहिए। अब हम ऐड करेंगे, एक छोटा सा टेम्परेचर चेंज के लिए इतना हीट चेंज, टोटल 100 से लेकर 200 के लिए हम ऐड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। सो ये डी क्यू है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया। यहाँ इंटरवल है 100 से लेकर 200। सो 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाई 2, 100 का इंटीग्रेशन 100 थीटा, लिमिट्स है आपका 100 200। सो ये आपका हो जाएगा 2, बाहर चला गया, 200 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 200 माइनस 100 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाता है 2 इंटू 2 4, 1 2 3 4, 2 माइनस ये वाला ये भी माइनस हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8, एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी और टॉपिक से ले लेते हैं, से मैग्नेटिक फोर्स से ले लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स आपका क्लास 10 का टॉपिक रहा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एक वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर टू द वायर, स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है I, इसका लेंथ L है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर टू द वायर है, मान लेते हैं अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। सो अंदर की तरफ मतलब ये सिंबल यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B होता है। सो फील्ड कांस्टेंट है और अंदर की तरफ है, तो फोर्स जो है I करंट, L लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। और इसमें क्या था, ये सभी कांस्टेंट है, I L B। सो एट ए गिवन इंस्टेंट I और L तो सेम रहता है, B भी कांस्टेंट है, तो ये फोर्स हो गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन दिया गया जहां पर कहा गया है कि फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फील्ड बदल रहा है। कैसा बदल रहा है? मान लेते हैं कि ये रेफरेंस है, फील्ड डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। फील्ड डिस्टेंस
आर में फील्ड का वैल्यू कुछ इस तरह से है, फील्ड का वैल्यू के बाई आर, के एक कांस्टेंट, फील्ड बदल रहा है और हमें पूछा गया कि इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, राइट। सो ये जो वायर है, वायर का नियर एंड ए में है और हमें कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है फोर्स निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एट ए डिस्टेंस आर एक छोटा सा लेंथ लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे डी आर, डी मतलब बहुत स्मॉल, क्लोज टू जीरो, इनफाइनाइटेसिमल सेक्शन है ये छोटा सा सेक्शन में हम बी को नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं और ये छोटा सा सेक्शन के ऊपर फोर्स जो है करंट, वो छोटा सा सेक्शन का लेंथ, छोटा सा सेक्शन का लेंथ कितना है डी आर, छोटा सा सेक्शन का लेंथ, और वहां जो बी है वहां बी कितना है के बाई आर। तो ये छोटा सा सेक्शन में जो फोर्स है आई के बाई आर डी आर, ये फोर्स है और पूरा सेक्शन का फोर्स हमको निकालना है, पूरा सेक्शन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना है हम जोड़ेंगे, सम करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। से आपका के आई बाई आर डी आर। तो आर कहाँ से कहाँ तक बदल रहा, ये जो नियर एंड है यहाँ से नियर एंड में, नियर एंड का डिस्टेंस ए और लेंथ एल दिया गया, मतलब ये जो एंड है ये हो जाएगा आपका ए प्लस एल। तो आर जो है बदल रहा है ए से लेकर ए प्लस एल तक। सो इंटीग्रेशन करेंगे, एफ हो जाएगा के और आई कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉन आर। सो लॉन अपर लिमिट ए प्लस एल माइनस लॉन लोअर लिमिट ए। तो आपने पढ़ा होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है, तो ये हो जाएगा के आई लॉग ए बाई बी, ए प्लस एल बाई ए, ये हो जाएगा फोर्स। और अगर सभी कुछ SI यूनिट में है तो ये न्यूटन हो जाएगा फोर्स का यूनिट। तो आपने देखा किस तरह से हम इंटीग्रेशन को यूज कर रहे हैं जोड़ने के लिए, सम अप करने के लिए। इंटीग्रेशन का मतलब समिंग अप। तो आगे जैसे जैसे हम फिजिक्स बढ़ेंगे, हमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया, अब न्यूटन्स लॉ शुरू करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक में एक क्वेश्चन रहे जहां फंक्शन वेरी करे, और जब वेरी करे आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि अब इंटीग्रेशन करना, अब जोड़ना है, इंटीग्रेशन करना। तो शुरू में डेरिवेटिव जितना आपको कंफर्टेबल लगा होगा, इंटीग्रेशन उतना नहीं लगा होगा, बट यकीन मानिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर चैप्टर में एक एक टॉपिक लेंगे, तो ये भी आपको काफ़ी आप भी इससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।